बिहार में भी जल्द ही योगी मॉडल नजर आ सकता है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसके संकेत दिए हैं। योगी मॉडल मतलब कि किसी भी तरह के अपराध के खिलाफ सख्ती। बिहार में सुशासन को और मजबूत किया जाएगा। एसपी ने आरोप लगाया कि कानून की आड़ में बीजेपी विपक्षी पार्टी और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट बनाने का प्लान बना रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि योगी मॉडल माफिया बदमाशों के खिलाफ सबसे कारगर मॉडल है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी अब राज्य में योगी मॉडल लागू करेंगे। योगी मॉडल मतलब किसी भी तरह के अपराध के खिलाफ सख्ती। सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में सुशासन को और मजबूत किया जाएगा। देखिए, बिहार में सुशासन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित और जो उन्होंने काम किया है उसी को आगे बढ़ाना है। पूर्ण रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है और आगे भी रहेगा। सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री बने हैं। अब तक गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास ही रहता आया है। जाहिर है सम्राट चौधरी भी खुद को साबित करने के लिए योगी मॉडल की तरह बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना चाहते हैं। स्कूलों और कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। युवतियों से छिड़खानी के लिए एंटी रोमियो टीम बनाने जा रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। नहीं सुधरे तो कोर्ट के आदेश के बाद उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाए जाएंगे। जेलों में सख्ती बरतने की तैयारी है। नई सरकार की कड़ी नजर साइबर क्राइम और सोशल मीडिया पर भी होने जा रही है। बिहार में गृह मंत्रालय भाजपा के साथ आया है और अब बिहार में भी उसी मॉडल के हिसाब से माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड बना है और माफियाओं की जो संपत्ति है उसे जब्त करने की कार्रवाई हो रही है। निश्चित रूप से बिहार में भी माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा और उत्तर प्रदेश की तरह ही वहां इसका रिजल्ट दिखाई देगा। वहीं एसपी का कहना है कि बीजेपी के लोग कानून को मानने वाले नहीं हैं। कानून की आड़ में विपक्षी पार्टी और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी हों या बिहार में सम्राट चौधरी जी हों, दोनों ही सरकारें देश के संविधान को नहीं मानती हैं, इसलिए बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर न्याय की बात करते हैं। देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फेयरवेल पार्टी के भाषण में इस बात को कहा कि उनका ऐतिहासिक फैसला बुलडोजर पे दिया गया फैसला है। इस बात को समझा जा सकता है कि कैसे अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा था बुलडोजर को लेकर। राजनीति के जानकार मानते हैं कि योगी मॉडल माफिया बदमाशों के खिलाफ सबसे कारगर तौर पर जाना जाता है। और ये मॉडल उत्तर प्रदेश में योगी जी ने डेवलप किया, तो इसलिए इसे माना जा रहा है कि योगी मॉडल बिहार में भी लागू हो गया। हालांकि सम्राट चौधरी अपना मॉडल विकसित करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें अपनी पहचान भी बनानी है। तो एक होड़ शुरू हुई राज्यों के बीच में और इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को है कि राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी हो और उसके लिए कितनी भी सख्त कार्रवाई करनी पड़े, पुलिस पीछे नहीं हटेगी या गृह मंत्रालय राज्य का पीछे नहीं हटेगा। गृह मंत्रालय की कमान संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यूपी के योगी मॉडल की तरह ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दिया जाएगा। माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट के आदेश के बाद अपराधियों के घरों पर बुलडोजर भी चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और वहीं एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव खुद काफी सीरियस हैं और इसका संदेश पूरी पार्टी को दे चुके हैं। अखिलेश साफ कह चुके हैं कि एसआईआर में कोताही बरतने पर टिकट काट दिया जाएगा। सवाल यह है कि एसपी में वो कौन से नेता हैं जो निशाने पर हैं। सैकड़ों वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और साथ ही जिम्मेदार नेताओं पर समाजवादी पार्टी की गाज गिर सकती है। अब सवाल यही है कि अखिलेश के पास वो कौन सी सीक्रेट रिपोर्ट है जिसके आधार पर एक्शन हो सकता है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। चार दिसंबर तक यूपी में चलने वाले एसआईआर को लेकर एसपी पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। अखिलेश ने सभी जिलों के नेताओं को ऐसे लोगों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। एसपी के पदाधिकारी बड़े नेताओं और टिकट के दावेदारों को लेकर पार्टी पूरी तरह से सतर्क है। किसका वोट बनेगा नहीं, वो वोट डालेगा कैसे,
और जिसका वोट पड़ेगा नहीं वो जीतेगा कैसे। तो ऐसी परिस्थितियों में वोटों को बनवाना, जनता के वोटों की सुरक्षा करना, उनके मताधिकार से वंचित न होने देना, ये पूरी राजनीतिक तैयारी और चुनावी तैयारी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल हिस्सा है। इस पे जो मेहनत करेगा उसके वोट ज़्यादा होंगे, जो नहीं करेगा उसके वोट कम होंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में पार्टी क्यों नहीं ध्यान रखेगी ऐसे लोग। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि बिहार चुनाव के बाद एसपी न सिर्फ अलर्ट पोजीशन पर है, बल्कि एसआईआर को लेकर वो हर हाल में पीछे नहीं हटना चाहती। मकसद क्या है समाजवादी पार्टी 2027 में अपनी जो उन्हें लक्ष्य है कि सत्ता में वापस आना है और 24 का जो रिजल्ट था उसको रिपीट करना है, तो इसके लिए उन्होंने इस पे ज्यादा फोकस किया। इसीलिए वो अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को लगातार दबाव में बनाए हुए हैं और उन्हें नए नए निर्देश दे रहे हैं। अखिलेश ने तय किया है कि एसआईआर पर जो भी कोताही बरतेगा उस पर कड़ा एक्शन तय है। टिकट की दावेदारी भी एसआईआर में भागीदारी के रिपोर्ट पर ही तय होगी। समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि एसआईआर के मुद्दे पर अगर उन्हें पीछे हटना पड़ा तो सरकार बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी आ सकती है। ऐसे में उन तमाम नेताओं और पदाधिकारियों पर गाज गिरना बेहद लाजमी सा दिख रहा है, जो इस पूरे कार्यक्रम को सीरियसली नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। राम मंदिर में ध्वजारोहण को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। बीजेपी ने अब इसे 2027 का मेन एजेंडा बनाना शुरू कर दिया है ताकि उसे समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट मिल सके। पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इस एजेंडे को सेट कर दिया है। ध्वजारोहण के बाद बीजेपी के इस एजेंडे को धार देने में अब सीएम योगी खुद जुट गए। देखिए रिपोर्ट। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। विपक्ष के पीडीए की काट के खिलाफ जातियों में बटे हिंदू समाज को लामबंद करने का बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह से सामने आया है। पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इस एजेंडे को सेट कर दिया है। बगैर किसी राजनीतिक दल का नाम लिए पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष पर कटाक्ष किया। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। ध्वजारोहण के बाद बीजेपी के इस एजेंडे को धार देने में अब सीएम योगी जुट गए हैं। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। बीजेपी का मानना है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम से समाज में एक नई चेतना जागृत हुई है। तो राम जन्मभूमि मंदिर का ध्वजारोहण निश्चित रूप से उस सूर्य की भांति समाज के हर वर्ग को, हर जाति को, हर संप्रदाय को, वो चाहे कोई भी हो, वानर हो, आदिवासी हो, वन में रहने वाले हो, पशु हो, सभी के साथ एक जैसे व्यवहार के प्रतीक हैं भगवान श्री राम। और यही संदेश राम मंदिर के निर्माण से निकल रहा है जो समाज के सभी वर्ग में व्याप्त है। ध्वजारोहण के बहाने बीजेपी का संदेश साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में वोटर भले ही जातिगत आधार पर बटे थे, लेकिन बीजेपी अब फिर हिंदुओं को एकजुट करने की दिशा में जुट गई है। निषाद, केवट और कुम्हार, दलित, अलग अलग समाज की, जनजाति समाज की महिलाएं ही वहां पर मौजूद थीं। सीधे तौर पर अब आगामी विधानसभा चुनाव का जो रोड मैप है वो इस आयोजन ने सीधे तौर पर सेट कर दिया है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है जो अयोध्या के ध्वजारोहण समारोह से निकला। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और राम मंदिर की रौनक देखकर पाकिस्तान की आंखों को चौंधी आने की खबर सामने आ रही है और वहां के आला कमानों को अचानक से अपने भूखे देशवासियों को छोड़ भारत की चिंता होने लग गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर राम मंदिर के ध्वजारोहण पर सवाल उठाए। यानी कि जिस देश का अपना संविधान खतरे में है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण के साथ राम मंदिर निर्माण का कार्य संपन्न हो गया। पीएम मोदी ने विकास का नया संदेश दिया। सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण क्या हुआ? इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के पेट में दर्द शुरू हो गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें भारत के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जिस देश का अपना संविधान खतरे में है, वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर के निर्माण और ध्वजारोहण को पाकिस्तान ने चिंता और गंभीरता के साथ लिया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में न रखते हुए पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कहा है कि बाबरी मस्जिद सदियों पुरानी एक ऐतिहासिक इबादतगाह थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 6 दिसंबर 1992 की घटना का जिक्र किया। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि भारत में हिंदुत्व की विचारधारा के तहत मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने आतंकियों को शरण देने वाला उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। और कल भी जिस तरह से परचम लहराया पूरे न कि सिर्फ देश ने, विदेश में भी, तो पाकिस्तान बौखला रहा है, क्योंकि वो लोग दिन ब दिन डूबते जा रहे हैं। जिसे कहते हैं वो भीख का कटोरा बन चुके हैं। और हम जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अब पहली अर्थव्यवस्था जल्द ही बनेंगे। तो नेचुरली है, कोई जो इंसान अपने टुकड़े करके देश के ये गया था तो उनको लगता था कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अयोध्या की चिंता छोड़कर अपने कराची और लाहौर की चिंता करे। वहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारत को आईना दिखाने से पहले पाकिस्तान को खुद आईने के सामने खड़े होना चाहिए। वहाँ पर उसे एक विफल राष्ट्र का चेहरा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म पताका फहरा रही है, लेकिन ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर अभी भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बाबा बागेश्वर में जहां अयोध्या के बाद में मथुरा काशी की बात कही, जिस पर मौलाना बरेलवी ने कड़ा ऐतराज जता दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराए जाने पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि मुगलों की छाती पर भगवा लहराया है। उन्होंने कहा कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, जिनको दिक्कत हो जल्दी खिसक लेना। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। और बाबर, ये देश रघुवर का है, अभी तो वही बना है। कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, और जिनको दिक्कत हो बेटा जल्दी खिसक लेना। हाँ, बाबा बागेश्वर पर मौलाना बरेलवी ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा विवादों में रहते हैं और इस वक्त वो यात्राओं पे हैं, और वो यात्रा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली है। उनका ऐलान है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये उनका ख्वाब है, और ये ख्वाब इंशाअल्लाह क़यामत तक ख्वाब ही रहेगा। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें दलित होने के नाते
राम मंदिर के ध्वजारोहण का न्योता नहीं दिया गया। लेकिन हम राजनीति धर्म के आधार पर हमारी राजनीति नहीं है। हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, धर्म का पूजा करते हैं, मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश को प्रभु श्री राम से समस्या है, इसलिए वो उनके हर काम में बाधा डालते हैं। अब ये भगवान श्री राम से इनको क्यों प्रॉब्लम है? अब ये तो अखिलेश जी से आपको पूछना चाहिए कि क्या भगवान श्री राम के हिंदुत्व के साथ वो नहीं है? भगवान श्री राम के सम्मान में उनको कोई दिक्कत है? अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम भले ही भव्य और दिव्य तौर पर संपन्न हो गया, लेकिन उसे लेकर धर्म गुरुओं और विपक्ष की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और सीएम योगी ने औरंगजेब जैसे मुगल आक्रांताओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिस पर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब ने भारत के मुस्लिमीकरण की मुहिम चलाई थी। सीएम योगी ने कहा कि तिलक और जनेऊ को खत्म करने की कोशिश हुई थी। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि सीएम योगी को पहले इतिहास ठीक से पढ़ना चाहिए। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। औरंगजेब को लेकर दिए सीएम योगी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा था कि क्रूर शासक औरंगजेब ने भारत के मुस्लिमीकरण की मुहिम चलाई थी। तिलक और जनेऊ को खत्म करने की कोशिश हुई थी, क्योंकि उस समय मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के लिए। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार कर कहा कि उन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। मुगलों के साथ कौन था, उनके सेनापति कौन थे? ये फर्जी बातें, फर्जी जो चलाने की कोशिश करते हैं, सब इतिहास को पढ़ने का काम करें कि इतिहास में क्या है। इतने साल तक 700 साल अगर किसी ने हुकूमत की है, उसके बाद भी उनके साथ कौन चल रहे थे, उनके सेनापति कौन थे, तो पूरा इतिहास जाने। जब इतिहास की जानकारी करेंगे तब समझ में आएगा। आप लोगों को झूठा नैरेटिव पढ़ाने के प्रयास ना करें। वहीं मौलाना बरेलवी ने मुगलों और औरंगजेब को क्रूर बादशाह बताने पर सीएम योगी के बयान पर ऐतराज जताया है। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुगलों के ताल्लुक से और औरंगजेब आलमगीर बादशाह के ताल्लुक से जो कुछ कहा, ये तारीखी हकीकत के खिलाफ है। तारीख में अगर पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ दोनों शासन के बारे में नहीं मिलेगा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। अल्वी ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं और कहा कि पार्टी की मौजूदा हालत के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। राशिद अल्वी ने कहा है कि राहुल गांधी पार्टी नेताओं से मिलते तक नहीं हैं और नेताओं का उनसे मिलना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है और हालात ठीक करने हैं तो प्रियंका गांधी को पार्टी की बागडोर सौंपनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी भी जितने सवाल है वो राहुल गांधी पर उठाता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, असल जिम्मेदारी तो खड़गे साहब की। राहुल गांधी तो एक एमपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी परफॉर्मेंस तो हम लोकसभा में देखेंगे, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी तो खड़गे साहब की। मैं हमेशा देखता हूँ जो भी सवाल उठता है वो राहुल गांधी पे उठता है, खड़गे साहब पे कोई सवाल नहीं उठता है। जिम्मेदारी पूरी पार्टी की है, उसमें खड़गे साहब भी शामिल हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, उसमें हम सब शामिल हैं। जब तक हम कांग्रेस को संगठन मजबूत नहीं करेंगे, हमारा मुकाबला बीजेपी जैसी पार्टी से है।
जिसके पास अथाह दौलत है, जिसके पास बहुत मजबूत संगठन है। वहीं राशिद अल्वी के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आखिरकार कांग्रेस कब स्वीकार करेगी कि चुनाव आयोग के डेटा में नहीं, सोनिया जी के बेटा में ही गड़बड़ी है। तभी 95 चुनाव हारने के बावजूद दूसरे पर गलती डाल दी जाती है। तारिक अनवर, शकील अहमद, मुमताज पटेल, कुमारी शैलजा, अफाक आलम, न जाने कितने कांग्रेस नेताओं के बाद अब राशिद अल्वी ने भी साहस करके कांग्रेस के नेतृत्व को आईना तो दिखा दिया कि भाई दोष ईसी का डेटा में नहीं, बेटा में है जो 95 चुनाव हारता है। कांग्रेस मेहनत नहीं करती, टिकट चोरी करती है, टिकट बेच देती है, फिर वो वोट चोरी का आरोप लगाती है। मतलब कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो सच का सामना नहीं करना चाहती थी, आज राशिद अल्वी ने उनके सामने सच्चाई तो रख दी है।